हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आज की वीडियो में बात करेंगे आरबीआई बैंक के एक डंडे से इंपैक्ट आया बजाज फाइनेंस पे। बट उसका इंपैक्ट पड़ा आरबीएल बैंक पे भी। यानी देखिए एक साइकिल है, कैसे घूमता है। यानी जैसे एक चीज पर इंपैक्ट आता है तो उसका इंपैक्ट किसी दूसरे पर कैसे पड़ता है, ये भी बहुत ज्यादा लर्निंग है। क्योंकि अगर बजाज फाइनेंस पे डंडा चला है तो आरबीएल बैंक क्यों इंपैक्ट में आया। तो हम आज की वीडियो में बात करेंगे आखिर आरबीआई की ऐसी क्या कहानी थी जिसका इंपैक्ट बजाज फाइनेंस पे पड़ा और उससे आरबीएल पर क्या असर पड़ेगा। तो क्या बजाज फाइनेंस में जो गिरावट हुई है और भी होगी या नहीं, बस जो है थोड़ी बहुत बात है। चलो फिर मौका अपने को मिला है खरीदने का, हम खरीद सकते। तो इन सारी बातों की समरी हम आज की वीडियो में करेंगे, जिसको वन बाय वन समझेंगे और तब फाइनल समरी लाएंगे। क्योंकि अगर आपको एक रियल इन्वेस्टर बनना है और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है ना, तो चीजों के जड़ तक जाइए। सिर्फ टाइटल देखकर इन्वेस्ट मत कीजिए, पूरी बुक पढ़िए और तब एक सही डिसीजन लीजिए। राइट। तो पहले ये बताइए, आपसे मैं पूछूं कि आरबीएल बैंक लेना पसंद करेंगे या बजाज फाइनेंस, तो कौन सा लेना पसंद करेंगे? कमेंट बताइए, क्योंकि लास्ट में कुछ इससे रिलेटेड है। आई होप केमिकल सेक्टर के स्टॉक पे जो वीडियो बनाई थी देखा होगा, मजा आया होगा। केमिकल स्टॉक में ब्लास्ट शुरू है और वहीं पर आईपीओ के रिगार्डिंग सारी न्यूज के लिए हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। स्क्रीन पर दिख रहा है, आईपीओ की सारी अपडेट आपको मिलती रहती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बस मजा लीजिए यूट्यूब मेंबरशिप को ज्वाइन करके, जहां लर्निंग और अर्निंग का बेहतरीन मौका मिल रहा है सिर्फ 799 रुपए में। तो सबसे पहले समझते हैं कि कहानी क्या है। तो देखिए बजाज फाइनेंस क्या है, एक एनबीएफसी कंपनी है और एनबीएफसी कंपनी है तो वो कभी क्रेडिट कार्ड इशू कर नहीं सकती है आरबीआई के गाइडलाइन के मुताबिक। यहां पर ये एनबीएफसी कंपनी क्या करती है, बैंक के साथ टाई अप करती है जिससे कि वो क्रेडिट कार्ड को बेच सके। तो वहां पर बजाज फाइनेंस का टाई अप था आरबीएल बैंक से क्रेडिट कार्ड के लिए। यहां पर जब आरबीआई का गाइडलाइन आया क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग, ईएमआई के रिगार्डिंग, तो वो इंपैक्ट था बजाज फाइनेंस के लिए, क्योंकि उसने कुछ पेपर में गोलमाल किया था या कुछ गड़बड़ी की थी, या कहा जा रहा है कुछ सीरियस कंसर्न थे, अगर सिंपल भाषा में बात कर लें तो अब अगर बजाज फाइनेंस का धंधा रुकेगा तो आरबीएल का भी धंधा रुक जाएगा, क्योंकि टाई अप में काम कर रहे हैं। करेक्ट है, और इसी चीज को हमें समझना है। तो रिसेंट न्यूज ये है कि आरबीआई ने आरबीएल बैंक और बजाज फाइनेंस के क्रेडिट कार्ड लोन के एक्सटेंशन को केवल 1 साल तक बढ़ाया है, जबकि बजाज फाइनेंस ने रिक्वेस्ट किया था कि भैया 5 साल का एक्सटेंशन दे दीजिए। तो आरबीआई ने इसे रिजेक्ट किया और बोला भैया हम तुमको सिर्फ 1 साल का ग्रांट देते हैं। अब ऐसा किया क्यों? राइट, यही तो समझना है। और यहां पर आरबीएल और बजाज फाइनेंस किस तरीके से धंधा कर रहे हैं इसको समझना है। तो यहां पर फटाफट बजाज फाइनेंस के बिजनेस को समझ लेते हैं एकदम शॉर्ट स्वीट में, कि लैंडिंग बिजनेस में है, ज्यादातर इन्वॉल्व हैं इसी तरह के काम में, और वन ऑफ द लार्जेस्ट और मोस्ट डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी में इनका नाम है। फाइनेंशियल ईयर 2022 तक देखें तो टोटल एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 1.97 लाख करोड़ का था। और अगर इनके रेवेन्यू ब्रेकअप को देखें तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि कंपनी का मोस्टली बिजनेस कंज्यूमर लेंडिंग और मॉर्गेज से आता है। कस्टमर को ईएमआई के थ्रू फाइनेंस करना वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बिजनेस सेगमेंट में है कंपनी का, और 2021 के कंपैरिजन में 2022 में 48% का ग्रोथ हुआ है ईएमआई कार्ड का। ये है मार्क। 2022 में 12.7 मिलियन कस्टमर के साथ लेंडिंग लेंडर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर और डिजिटल प्रोडक्ट क्या बिजनेस में अपना ये लोग काम कर रहे हैं। साथ ही कंपनी ने 30 मिलियन से ज्यादा ईएमआई कार्ड भी इशू किया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि बजाज फाइनेंस क्या नहीं कर सकता है, खुद से कार्ड नहीं दे सकता है, तो इन्होंने टाई अप किया कार्ड देने के लिए आरबीएल बैंक के साथ। और इन्होंने जून 2022 में इंस्टा ईएमआई कार्ड लॉन्च किया था, जिसके तहत कोई भी एलिजिबल पर्सन 3 लाख तक का प्री अप्रूव्ड लोन को यूज कर सकता था 4000 से ज्यादा शहर में। और इसको वापस पेमेंट करने के लिए भी कंपनी 60 मंथ तक का मैक्सिमम टाइम प्रोवाइड करा रही थी। अब यहां पर आपको एक चीज पता होगी कि एक रिसेंट न्यूज में आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए क्रेडिट एक्सपोजर को 100% से बढ़ाकर 125% कर दिया था। तो इसका कुछ खास असर होता तो दिखा नहीं, वो थोड़ा सा निगेटिव इंपैक्ट हुआ, फिर स्टॉक बढ़ता चला गया। पेटीएम का भी शेयर पे इंपैक्ट आया था, आपको पता है, जिस पे हमने डिटेल वीडियो बनाई थी। बट ये सब ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं दिखा, ये भी है हुक पॉइंट जो लास्ट में समझेंगे। लेकिन आरबीआई ने बजाज फाइनेंस को पॉइंट करके कुछ और भी डिसीजन लिए थे, और उनके
कारण को समझना उससे भी ज्यादा जरूरत है। डिजिटल पर्सनल लोन के रैपिड ग्रोथ की वजह से आरबीआई ने सितंबर 2022 में डिजिटल लैंडिंग नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था। कई सारी रिक्वायरमेंट के साथ एक मेजर रिक्वायरमेंट थी जिसमें लेंडर्स को एक KFS की फैक्ट स्टेटमेंट इशू करना होता था बोरोवर्स के लिए। कोई भी लोन लेने से पहले ये लेंडिंग कंपनी को करना होता था। अब ये की फैक्ट स्टेटमेंट है क्या, राइट? तो इसमें कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे इंटरेस्ट रेट किस दर का है, किस रेट का है, रिकवरी मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि आपको पता है ना रिकवरी के लेकर बहुत इशू आ रहे हैं। उसके बाद ग्रीवांस रिड्रेशल क्या है। तो इस तरह के फैक्ट गोल हैं की फैक्ट स्टेटमेंट में। नवंबर 15 को आरबीआई ने बजाज फाइनेंस को ऑर्डर दिया था और मना कर दिया था अपने 2 लैंडिंग प्रोडक्ट के अंडर लोन देने को, जो है एक ई-कॉम और ईएमआई कार्ड। अब आरबीआई ने ऐसा क्यों किया? तो जैसा कि आरबीआई ने डिजिटल लैंडिंग नॉर्म को इंट्रोड्यूस किया था, उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने कुछ गाइडलाइन फॉलो की ही नहीं और इसी की वजह से आरबीआई ने ये स्टेप उठाया। आरबीआई के अकॉर्डिंग कंपनी कुछ की फैक्ट स्टेटमेंट KFS अपने बोरोवर्स को प्रोवाइड ही नहीं कर रही और इन 2 लैंडिंग प्रोडक्ट के तहत और भी कुछ कमियां थी जो स्टेटमेंट में कंपनी ने दी ही नहीं। तो अब सवाल जरूर होगा कि कंपनी के ऊपर इफेक्ट कितना आ सकता है, किस तरीके से है। तो देखिए, कंपनी का बिजनेस सेगमेंट डाइवर्सिफाइड है और इस वजह से जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म दूर दूर तक नहीं है। आप कहोगे कैसे? तो टोटल इनकम का केवल 2% है ई-कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड से जो आता है टोटल 13,000 करोड़ के प्रॉफिट में बस 65 करोड़ का है, क्या बोलते हैं, पीनट्स, राइट? तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं दूसरे साइड आरबीएल बैंक की बात करें तो उनके लिए ये कोलैबोरेशन एक म्यूचुअल एग्रीमेंट से कहीं ज्यादा था। आरबीएल बैंक का टोटल क्रेडिट पोर्टफोलियो 48 लाख का था, जिसमें से 38.2 लाख कार्ड बजाज फाइनेंस से अटैच थे। ये लगभग 60 to 65% का टोटल कैप्चर है और इसका असर हमें चार्ट पे देखने को मिला। नवंबर 17 के चार्ट में साफ साफ दिखाई दिया, बजाज फाइनेंस 3% डाउन खुला और एंड में रिकवरी भी थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन आरबीएल बैंक 6% डाउन खुला और 8% पे क्लोज हुआ, राइट? और अभी उस टाइम आरबीआई के डिसीजन का इंपैक्ट तो शेयर पर दिखा, लेकिन अगर दोनों के कोलैबोरेशन की बात करें तो आरबीएल ने इस एग्रीमेंट को 2021 में 5 साल के लिए और बढ़ाया था। इसके लिए अक्टूबर 27 को बजाज फाइनेंस ने आरबीआई को एक रिक्वेस्ट सबमिट किया था जिसमें उसने 5 साल का ड्यूरेशन का रिक्वेस्ट किया था, लेकिन अब आरबीआई ने मंजूरी नहीं दी, एक्सटेंशन पीरियड को 1 साल रखा और इतना ही टाइम दिया बजाज फाइनेंस को और इसी वजह से आपने शेयर में गिरावट देखी जो आपके सामने हुई। तो यानी बजाज फाइनेंस पे उतना इफेक्ट नहीं है क्योंकि डाइवर्सिफाइड है, लेकिन साथ में हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि आरबीआई ने एकदम मना कर दिया है इसको कंटिन्यू करने के लिए। अगर आगे अप्रूवल ला पाते हैं तो इट विल टेक टाइम, क्योंकि एचडीएफसी के समय में 1-2 साल का वक्त लगा था, राइट? और जहां ईएमआई कार्ड में 1 साल में 48% का ग्रोथ था, वहीं बिजनेस पूरी तरीके से बंद करना एक इंपैक्ट आता है, राइट? और आरबीएल बैंक पर इसका एक बिग इंपैक्ट है, यानी बजाज पे इफेक्ट पड़े ना पड़े, आरबीएल पे तो इफेक्ट है। तो ये है कहानी जहां पर आपको समझ लेना है, सब एक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट की तरह, धीरे से कहानी सब भूल जाएंगे, वापस से बिजनेस नॉर्मल हो जाएगा। तो कहानी ये है कि फंडामेंटली कंपनी अच्छी हो तो आप दाव लगाइए, बाकी ये सब न्यूज़ बस आती और जाती रहती है और एक इम्पैक्ट देती है और फिर वहाँ पर एक वैल्यूएशन एडजस्ट करती है और अगर आप चीज़ों को पसंद करते हैं तो फिर वहाँ पर अपने हिसाब से एक डिसीजन ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट का। तो कैसी लगी मेरी राय, कैसी लगा मेरी एनालिसिस? कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे सबको पता चले, सब सीखें, सब कमाएं।